हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज हमारा पहला सेशन है। इस पर्पज़ के लिए आपको पता है आरआरबी पीओ एंड कलर की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। उसमें हमारे पास क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास वैकेंसीज जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, इतनी तो होंगी। तो सीधी सी बात है कि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जारी कर दी गई है। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सिलेबस सब कुछ डिस्कस होगा आज यहाँ पे। ठीक है, तो सभी एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़े। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे सेशन शुरू कर रहे हैं आज से। फ्रॉम द टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द मैथ्स एंड रीजनिंग सेशन ऑन डेली बेसिस। तो ऑल्टरनेट पे आपकी क्लासेस होंगी, जैसे अगर आज मैथ की क्लास है तो कल रीजनिंग की होगी। ठीक है, ये सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे आरआरबी पीओ एंड कलर की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया कि मोर देन 10,000 वैकेंसीज विल बी हेयर। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द सिलेक्शन प्रोसेस कि क्या प्रोसीजर रहेगा इस बार आरआरबी का। ठीक है, एग्जाम सिलेबस उसका क्या है, एग्जाम डेट क्या ही है, सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, किस हिसाब से हमें चीज़ों को लेके चलना है, क्या टॉपिक की वेटेज रहेगी, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को सॉल्व करने में। ठीक है, पेपर को क्लियर करने में। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये होता है कि उसकी स्टेजेस क्या हैं। जैसे मैं आपसे कहूँगा, अगर आप कोई कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप मान लीजिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका इंडेक्स क्या है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, किस हिसाब से हमें उनको लेके चलना है। ठीक है, किसको कितना समय देना है, क्या उसका वेटेज है, सब कुछ ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो सिलेक्शन स्ट्रेटेजी का भी सीधा सा फंडा है, आपको पता होना चाहिए कि पीओ और क्लर्क में क्या है डिफरेंस। देखिए, सीधी सी बात है, आरआरबी पीओ में आपके पास 3 एग्जाम्स होंगे। ठीक है, एक तो प्री होगा आपका, एक होगा आपका मेंस का एग्जाम, और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू है वो 80-20 की रेशो में होगा, मतलब 20% इंटरव्यू होगा, 20% इंटरव्यू के मार्क्स होंगे और 80% आपके मेंस के एग्जाम के मार्क्स होंगे जो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन दी जाएगी कि आप पीओ लगेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आरआरबी क्लरिकल का जो सबसे अच्छा पैटर्न ये है कि उसमें आपको एक तो प्री एग्जाम करना है, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ऑब्वियस ही बात है। आपको एक मेरिट दी जाएगी 100 में से जो भी रहेगी। उसके बाद आपके पास मेंस का एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिंपल सी बात है कि पीओ और क्लर्क में आपके पास ये वेटेज रहेगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास बच्चों एग्जाम डेट। देखिए, सीधी सी बात है, आरआरबी पीओ का जो प्री है वो आपका 27 जुलाई को है। ठीक है, सबसे पहले उसकी डेट रखी गई है 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त। इन 3 दिन में आपके आरआरबी पीओ का एग्जाम जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। सिमिलरली बच्चों, आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल का जो प्री है वो आपका 20, 30 अगस्त और 6 और 7 सितंबर को कवर किया जाएगा। और यहाँ पे आईबीपीएस पीओ मेंस की बात भी की है जो कि 13 सितंबर 2025 को होगा। अगस्त से लेकर 3 अगस्त अगर आपका लास्ट डेट है तो उसके बाद से आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ रहेगा जिसमें आपको मेंस को क्लियर करना है। ठीक है, 1 महीना ऑलमोस्ट 10 दिन के आसपास जो रहेंगे जिसमें आपको मेंस की स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस आपका रहेगा 9 नवंबर को। जैसे कि आप जानते हैं 7 सितंबर है, अक्टूबर एंड नवंबर, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको 1.5 महीना आपको आराम से मिल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं क्लरिकल का मेंस क्लियर करने के लिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं सुबह के 10 बजे। डेली आपके साथ हमारी एक वीडियो शेयर होगी मैथ्स और रीजनिंग की डेली बेसिस पर। ठीक है जी, ठीक है, इसमें हम लोग टॉपिक वाइज सारा का सारा सिलेबस, सारा का पैटर्न टिल प्री तक हम लोग सारा कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ प्रैक्टिस असाइनमेंट्स करेंगे। आपको प्रीवियस जो टेस्ट आए हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करवाई जाएंगी। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि अगर आपको जुड़ना है तो आपको सबसे पहले पी और कलर का सिलेबस पता होना चाहिए कि इसका पी और कलर का प्री का सिलेबस क्या है जो वेटेज रहेगी। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि इसमें आपके पास 2 सब्जेक्ट जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो दोनों सब्जेक्ट कौन से हैं बच्चों? रीजनिंग एंड मैथ्स। तो रीजनिंग और मैथ्स जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सीधी सी बात है, आपके पास टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे। 40 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के रहेंगे 25 मिनट्स। ठीक है, रीजनिंग के रहेंगे 25 मिनट्स, मैथ्स के 40 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मिनट्स, और आपके पास टोटल पेपर जो होगा वो 45 मिनट्स का होगा। ठीक है जी, यहाँ तक। तो 45 मिनट्स में यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट
67 प्लस मार्क्स टू गेट सेलेक्ट फॉर प्री एग्जाम। तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें जो है बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस शीट करनी चाहिए। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, अगर आप 40 मिनट 45 मिनट में अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो रीजनिंग के इन्होंने कितने दिए हैं 25 मिनट। तो 25 मिनट का मतलब है कि आपके जितने भी जो भी आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे हमारे साथ या जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो विद इन अ टाइम फ्रेम आपको कंप्लीट करने हैं। 25 मिनट के अंदर अंदर आपको 30 से 35 क्वेश्चन रीजनिंग के जो है वो कवर करने पड़ेंगे। सिमिलरली न्यूमेरिकल के साथ भी ये मैथ्स काफ़ी ईजी लेवल का रहेगा, ज़्यादा मुश्किल प्री में आरआरबी में नहीं आता, तो बिल्कुल ईजी रहेगा, अच्छे से इसको लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रेटेजी बनती है बच्चों वो हमारे पास है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की मेंस की, उसका सिलेबस हमारे पास यहाँ पे दिया है। देखिए सीधी सी बात है, सेम पैटर्न रहेगा, कोई चेंज नहीं है। आपको रीजनिंग करनी है, 40 क्वेश्चंस आपके पास है आउट ऑफ 50 मार्क्स, जिसमें आपको पूरे 30 मिनट मिलेंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 50 मार्क्स के हैं, 30 मिनट्स आपको यहाँ पे भी डिस्कशन में दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के हैं, यू विल हैव 15 मिनट्स टू टेस्ट। और इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं और हिंदी में भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने इंग्लिश का सेक्शन रीड कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपने हिंदी देना है तो आप हिंदी के लिए चूज कर सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनका हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर आता है तो वो इसको जरूर हिंदी ही चूज करें। ठीक है, सीधी बात है। और कंप्यूटर के आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम आपके पास अगेन 15 मिनट्स है और आधा नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो उसकी वेटेज रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल बच्चों आपके पास रहेंगे 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। एंड आपके पास जो पूरा टाइम है वो आपके पास रहेगा प्यारे बच्चों 2 घंटे। तो 2 घंटे में आपको सीधी सी बात है 200 क्वेश्चन खत्म करने हैं। ठीक है, और आपके पास मार्क्स भी कितने बनेंगे 200। और सबके टाइम लिमिट जो है सेट कर दीजिए, विद इन द टाइम फ्रेम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का सबका एक अलग से सेक्शनल टेस्ट बनाइए, सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस अलग कीजिए, टोटल फुल फ्लैश टेस्ट की प्रैक्टिस अलग कीजिए। उससे पता चलेगा कि आप कितना चीज़ें कर पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप पढ़ते हैं और जब आप रिविजन करते हैं, रिविजन का मतलब है इफ़ यू हैव 100 क्वेश्चन, लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज के आपके पास 100 से 150 क्वेश्चन है सिलेबस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप उन 100 से 150 क्वेश्चनों को 2 से 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करें और कोशिश करें कि उनको आप अलग अलग कर लीजिए 40 क्वेश्चंस में, या जैसे यहाँ पे आ रहे हैं आपके 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस में अलग अलग बांट लीजिए और उसको विद इन टाइम फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। जब आप सेक्शनल टेस्ट देते हैं तो उससे आपको काफी बेनिफिट होते हैं। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट के बाद आप लोग जैसे जैसे आपके टॉपिक्स आपको बढ़ते रहेंगे उस हिसाब से आप टॉपिक वाइज भी देना शुरू कर दीजिए। सिमिलरली आप फुल फ्लैश सेक्शनल टेस्ट अलग से दे सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सिलेबस के रिगार्डिंग, और आपको टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको कैलकुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा आनी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, मैथ्स को करने का सबसे एक आसान फंडा क्या है कि आपको 2 चीज़ें जो है बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, एक तो होता है कैलकुलेशन, जिस बच्चे की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वो आराम से चीजों को कवर कर सकते हैं। और दूसरी बात होती है लैंग्वेज, और जिस बंदे की लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश से लैंग्वेज का मतलब नहीं है कि आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज का मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। भाई सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स का इस तरह की लैंग्वेज से लेना देना कुछ नहीं है। मैथ्स एक अपनी अलग लैंग्वेज लेके चलता है, रीजनिंग एक अपनी अलग लैंग्वेज लेके चलता है। सवाल के मतलब को समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपको सवाल का मतलब नहीं समझ में आएगा तब तक आप वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। अगर आपका इन दोनों में से कोई भी पॉइंट, अगर एक भी पॉइंट वीक निकल गया तो आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया ये है कि आप लैंग्वेज के ऊपर ना बहुत अच्छे से कमांड बनाएं, हमारे साथ जुड़े। हम जब आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, किस तरह से आपको लेके चलना है, क्वेश्चन के क्या मतलब, किस तरह से अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन को किस तरीके से आपने डील करना है। ये सब चीजें जो, ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी आगे आने वाली सेशंस में। तो उसमें हम ये सब चीजें देखेंगे। तो कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सीधी सी बात है, अगर आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती। अगर आपको डिवाइड करना आता है, मल्टीप्लिकेशन आती है, स्क्वायर्स आते हैं, क्यूब्स आते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी काम है। ठीक है, सीधी सी बात है। टेबल्स, बेटा टेबल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज जो है वो टेबल के थ्रू याद हो सकती है। टेबल्स जितने ज्यादा हो सके आप उतने ज्यादा याद कीजिए। मैं तो कहता हूं आपको 25 तक, मिनिमम 25 तक जो है वो टेबल आपको बहुत बढ़िया तरीके से जो है याद रहनी चाहिए। बहुत फायदे की चीज है, एक बार याद कर लो
आप बहुत बढ़िया तरीके से चलोगे। अगर कोई हिंदी मीडियम में टेबल्स याद करता है तो उसको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम। तो हिंदी में कोशिश कीजिए कि टेबल्स या पहाड़े हिंदी या जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है या जो लोकल लैंग्वेज है उसमें जो आप करना चाहें उसमें कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसके साथ जुड़ने का, ठीक है। तो कैलकुलेशन में सबसे अहम जो किरदार निभा रहा है वो टेबल्स हैं, और दूसरा जो है लैंग्वेज, वो हम लोग आपके साथ जुड़कर साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो उनको क्लास में करवाएंगे उसकी प्रॉपर लैंग्वेज समझाई जाएगी, किस तरह से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कैसे आपको इसके साथ डील करना है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी होगी, किस क्वेश्चन को किस हिसाब से देखना है। क्योंकि आप अपने हिसाब से जज नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। सीधी सी बात यह है कि आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि सोल्व कैसे करना है, तो आपने उसके माइंड को रीड करना है कि क्वेश्चन एक्चुअली में किस हिसाब से सोल्व होगा, ठीक है। तो वो हम आगे चल के धीरे धीरे सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और ये चीजें देखेंगे, ठीक है। यहां पे आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जाऊंगा मेन वो है मैथ्स का सेक्शन, ठीक है। तो सीधी सी बात है बच्चों, जो मैथ का सेक्शन है उसमें आपके पास प्री का जो सिलेबस है, प्री के सिलेबस में अधिकतर ये चीजें रहती हैं, ठीक है ना। आपको डीआई आती है, ठीक है। तो पीओ में देखिए डीआई रहेगी आपको 12 से 18 नंबर की, जो हमेशा पूछी जाती है। क्वाड्रेटिक सीरीज रहेगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं हम लोग, 3 से 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबने पढ़ी होगी बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे मान लो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दे दिया, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, दो वेरिएबल होते हैं। क्वाड्रेटिक में होता है जो एक वेरिएबल जो होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी, उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर 3 होगी तो क्यूबिक कहते हैं, 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से सारी चीजें चलती है। तो क्वाड्रेटिक के 3 से 5 क्वेश्चन बड़े आराम से आपको देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज के 5 से 6 क्वेश्चन। नंबर सीरीज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करो मैं आपसे कहता हूं कि 3, 5, 7 एंड डैश, अगला नंबर क्या होगा, तो आपको एक सीरीज और एक पैटर्न पकड़ना होता है कि उसके बाद वो चीज कहां से चलेगी। अब जैसे 3 के बाद देखिए गैप कितने का है, 2 का, यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का, तो अगला गैप भी 2 का ही होना चाहिए, एक सीरीज है। तो नंबर सीरीज का मतलब ये हो गया कि अगर नंबर्स आपको गिवन कर रखे हैं तो उसके हिसाब से आप लोग कैसे वो सीरीज को मैनेज करना सीखोगे, ठीक है जी। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन के साथ साथ बच्चों सिंप्लीफिकेशन भी आती है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको काफी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 5 से 7 नंबर की अप्रोक्सीमेशन या 10 नंबर की सिंप्लीफिकेशन वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे आपसे अर्थमेटिक जब पूछा जाएगा तो उसके भी 12 से 15 क्वेश्चन या 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, प्री में नहीं भी आ सकते, ये वैसे मेंस का पार्ट है। मेंस में अधिकतर क्वेश्चन इसके डाटा सफिशिएंसी के देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको आगे चल के क्या है डिस्कस करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है आईबीपीएस आरआरबी पीओ का। तो उसके लिए मैथ्स का सेक्शन। अब हम बात करते हैं क्लैरिकल के लिए। देखिए सीधी सी बात है बच्चों, सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पे आपको बड़े आराम से 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं। 10 से 15 भी होते हैं, कई बार 8 से 12 भी होते हैं, 10 भी होते हैं। मतलब देखिए इसके अप्रोक्सीमेशन में ही रहेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ पूरे 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट है कि भाई इसके इतना तो हर बार की तरह जैसा आ रहा है पेपर उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। डीआई के आराम से आपको 2 सेट मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। 2 सेट आपको मिनिमम रहेंगे, ठीक है। डीआई में आप काफी चीजें पढ़ेंगे, मैं आगे चल के अगले स्लाइड्स में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि हम लोग डीआई में कौन कौन से पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक सीरीज के भी आपके पास आ भी सकती है, प्री में नहीं भी आ सकती, ये सिर्फ डिपेंड है कि 0 से 5। बट हाँ नंबर सीरीज के क्वेश्चन हमेशा फिक्स हैं, वो अधिकतर आए हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएंगे, आएंगे। आपको नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे और काफी इजी होते हैं। नंबर सीरीज के बच्चों 5 में से ना 3 से 4 क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाते हैं, एक में हर कोई फंसता है, तो बड़े ध्यान से निकालना होता है। उसके पैटर्न्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे कि क्या पैटर्न उसका हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी चीज वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थमेटिक ऑल्सो। अर्थमेटिक में देखिए 10 से 15 क्वेश्चन बड़े आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आउट ऑफ 40 जो है ये वेटेज आपके पास रहने वाला है, ठीक है ना। तो सारा का सारा पैटर्न जो है आपके साथ यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपको इसको सारे को सिलेबस को लेके चलना है। तो अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बच्चों सिलेबस। एक्चुअली सिलेबस है क्या चीज, देखिए सीधी सी बात है। अब सबसे पहले बात होती है अप्रोक्सीमेशन की। देखिए अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, देखिए हमारे पास सिंप्लीफिकेशन भी आएगी। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, तो सिंप्लीफिकेशन में देखो यही है, बॉडमास रूल लगेगा, स्क्वायर्स है, क्यूब्स है,
ठीक है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपको बहुत ज़रूरी है याद करने, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं होगा। सर्ज एंड इंडिसेस एक टॉपिक है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर मान लीजिए कोई कहे कि a रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर n, तो इसका मतलब होगा ए बी रेज टू पावर n, ठीक है ना। सीधी सी बात है, ये चीज़ आपके साथ हो जाएगी। फ्रैक्शंस हो सकते हैं जो p/q फॉर्म में होगा, ठीक है ना। परसेंटेजेस हो सकती है, ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपसे कोई कह दे कि 1800 का 32% कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। जो सिंप्लीफिकेशन या जो अप्रोक्सीमेशन में आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो अप्रोक्सीमेशन में कुछ खास बात नहीं होती। अप्रोक्सीमेशन में वी हैव टू टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। लाइक अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि 12.88 प्लस 17.99 माइनस 6.22, तो इसका आंसर क्या होगा। तो हम देखिए क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली 13 मान के चलेंगे। ये 18 के अराउंड है तो अप्रोक्सीमेटली 18 मान के चलेंगे। ये 6 के पास है तो 6 मान के चलेंगे। तो अप्रोक्सीमेट में होता है कि अगर डेसिमल 5 से ज्यादा है तो राउंड फिगर ले लेते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि जैसे 18.67 है या 18.8 है, तो आप उसके अप्रोक्सीमेट में 19 मान सकते हैं। अप्रोक्सीमेट में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट होता है कि उसमें 20 भी मानना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि अप्रोक्सीमेशन में किस तरह के सवाल रहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने अपने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी रहेंगे। अब नंबर सीरीज के क्वेश्चन बच्चों, मिसिंग नंबर सीरीज आपके पास रहेगी, ठीक है, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है कि आपको 4-5 सीरीज नंबर्स दे देंगे, उसमें से बीच में से एक को स्किप कर देंगे, आपको बताना है कि भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। आपको डबल पैटर्न नंबर सीरीज रहेगी। डबल पैटर्न का मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे कहे 10, 14, 18, तो बीच में जैसे एक पैटर्न चल रहा है तो एक पैटर्न और उसके साथ साथ चलता चलेगा, तो ये डबल पैटर्न हो सकता है। या फिर दो पैटर्न एक साथ चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 और 18 के साथ चल रहा है, 14 और अगला उसके साथ चलेगा, तो उसके बेसिस पे जो भी पैटर्न रहेंगे वो चीज यहाँ पे आपको दी जा सकती है, ठीक है बच्चों। रॉन्ग नंबर सीरीज आपके पास आ सकती है कि आपको बता दिया जाएगा कि बताइए, लेट्स से अगर मैं कहता हूं आपसे कि आपके पास एक नंबर है 18, एक है 24, एक है आपके पास 32, एक है आपके पास 36 और एक है आपके पास 42, तो बताओ इसमें रॉन्ग नंबर क्या है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें तो ये 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे भी 6 का रख दूं तो मेरे पास 6 का ही डिफरेंस आएगा बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पे रॉन्ग नंबर कौन सा है, 32। तो इस तरह के पैटर्न्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, जो चीज सीरीज जो है गलत दी होती है। स्टेटमेंट बेस्ड भी आपके पास आ सकते हैं, ये एक्चुअली स्टेटमेंट बेस्ड ना प्री में काम आते हैं, मेरा प्री में ना रॉन्ग नंबर सीरीज ये और स्टेटमेंट बेस्ड काम आते हैं। ये एक्चुअली मेंस में ही खास बात आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो मेंस में आपको देखने को मिलेगा, बट हम लोग जब डिस्कस करेंगे बच्चों तो प्री के हिसाब से पूरा पैटर्न चलाएंगे। फिर जैसे प्री का एग्जाम क्लियर हो जाएगा या जब उसका एग्जाम खत्म, डेट खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग साथ के साथ अपने मेंस का बैच भी साथ साथ कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। इनइक्वालिटीज, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल वाली होती है, जैसे ax² + bx + c = 0, है ना, ये क्वाड्रेटिक होगी आपके पास, ठीक है। इसमें आपके पास क्वांटिटी कंपैरिजन भी होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वाड्रेटिक, स्टेटमेंट वाली क्वाड्रेटिक भी होती है, वो भी हम लोग, ये भी मेंस का पार्ट है, ठीक है ना। इसको हम मेंस में डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह की क्वाड्रेटिक हमारे पास रहने वाली है। अब मुद्दा है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है अर्थमेटिक। प्री और मेंस के बेस में देखो, ऐसा भी हो सकता है कि मेंस में आपको सारा अर्थमेटिक आ जाए, ठीक है, बट प्री में जो पैटर्न आपको बताया गया कुछ उस तरह का, हल्का फुल्का चेंज करके वो लोग आपको वैसा का वैसा ही दे देंगे। रेशो, देखिए अर्थमेटिक में हमारे पास क्या क्या है, रेशो हमने पढ़ना है, परसेंटेज। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक परसेंटेज, और परसेंटेज से बनती है मेरे बच्चे रेशो। जिस बच्चे ने परसेंटेज कर ली और उससे क्वेश्चन रेशो से बनाने शुरू कर दिए, तो वो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को बड़े आराम से कवर कर लेगा। देखिए सीधी सी बात है, 60, अगर मैं प्री की बात करूं आरआरबी की, 60 to 70 क्वेश्चन जो है वो 70% क्वेश्चन जो है वो रेशो से बन जाते हैं। पर अधिकतर क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपके बनेंगे बेसिक से, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जो हम स्कूल टाइम पे पढ़ाया करते थे या एक्स लेके करा करते थे वही। मेंस में तो सारे क्वेश्चन, देखिए बैंकिंग है तो बैंकिंग में सीधी सी बात है कि कैलकुलेशन जो है बहुत अच्छे लेवल की आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक ही पूछी जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पे एक टॉपिक है, ठीक है ना, जिसमें कॉस्ट 3 आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है ना, ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस होंगी। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज। मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो पहले के टाइम में साहूकार लोग हुआ करते थे वो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करते थे। जैसे मान लीजिए किसी ने, आज भी जैसे कई लोग जैसे अगर पैसे किसी को देते हैं कि जैसे मान लीजिए लाख रुपए किसी ने उधार ले लिए, तो कह रहे हैं जी मैं आपसे 1 रुपये या 5 रुपये सैकड़ा लूंगा। 5 रुपये सैकड़ा का मतलब होता है कि 1000 रुपए के ऊपर 100 रुपए के ऊपर 5 रुपये, मतलब 5% ब्याज लूंगा। तो वो कंसिस्टेंटली हर महीने या हर साल उतना ही रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। बट कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जब इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या लग जाए, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए, तो उसे बच्चों हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट।
ठीक है, ये हमेशा ना बैंक फॉलो करता है, बैंक चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तभी आप कहते हैं कि अगर मान लीजिए बैंक से 20 लाख का लोन लिया और जाके 30-35 तक जा रहा है कुछ सालों के बाद ही, तो वो एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे 20 लाख के ऊपर आपसे पहले चार्ज करेगा, फिर आपने 1 लाख का दे दिया, फिर वो 19 पे भी चार्ज करेगा, फिर आप 19 के ऊपर 1 लाख दे देंगे, फिर 18 पे भी चार्ज करेगा। तो इस तरह से करते करते 18 तक की 2 से 3 बार बैंक ने कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर लिया आपसे। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे आपको पता है ना सिंपल इंटरेस्ट का देखो सीधा सा मतलब होता है रेट इनटू टाइम। मेरा सीधा सा फंडा ये है कि रेट इनटू टाइम इज अ सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जब रेट की पावर टाइम हो, तो रेट की पावर टाइम फॉर्मूला इनकी अलग चीज है, SI इज इक्वल टू PR/T/100, वो तो एक फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1+R डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर T, दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। बट यहां हम लोग एक तरीके से करेंगे जिसमें हमें काफी चीजें आसान मिलेंगी। एजेस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है। यहाँ पार्टनरशिप से आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। मिक्सचर एलिगेशन, देखिए मिक्सचर एलिगेशन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन रेशो से निकलते हैं, ठीक है ना। रेशो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, सेम है। टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं होता, यहाँ पे एलसीएम लेना होता है, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी होती है। देखो सीधी सी बात ये है कि जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है बेटा, सीधी सी बात है कि इसमें एक चीज कही जाती है दैट एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम, देखो टाइम एंड वर्क में डेज के हिसाब से काम होता है, पर पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, टंकियां भरने का काम होता है। जैसे कुछ काम मिनट में हो गया या आवर्स में हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है एम्प्टी का। अगर मान लीजिए कोई टैंक एम्प्टी हो रहा है तो उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं पाइप एंड सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, जो सभी बच्चों का जो है ज्यादा फेवरेट नहीं होता। यूजुअली बच्चे इसको पढ़ के तो जाते हैं पर क्वेश्चन उसके सोल्व नहीं हो पाते। तो हम लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से TSD पढ़ेंगे। ट्रेन्स के क्वेश्चन सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आता है, आपने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब ये ऐसा क्यों है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी दैट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कब होता है, जब आपके पास डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट। और डिस्टेंस कांस्टेंट कब होता है, जब आप लोग एवरेज स्पीड निकालते हो। जब भी आप किसी भी चीज की एवरेज स्पीड निकालोगे तो वहां पे आपको डिस्टेंस कांस्टेंट मिलेगा। जहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं मिलेगा वहां पे हम एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला लगाएंगे, पर तरीका थोड़ा सा अलग रख लेंगे, ठीक है ना। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आपके पास आएगा, नाव वाले क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से मतलब कंफर्म है कि मतलब एक आधा क्वेश्चन जो है वो हर बार क्या है कि पूछेगा आपसे, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। ये दो टॉपिक ऐसे हैं भाई जहां से आपको प्री हो या मेंस हो क्वेश्चन पक्का आएगा। और बहुत ही इजी सवाल इनसे पूछे जाते हैं, ज्यादा मुश्किल ये लोग लेते नहीं है क्योंकि आरआरबी के पेपर में ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं पूछी जाती, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो सीधी सी बात है, अर्थमेटिक डीआई लिखा है। अर्थमेटिक डीआई वैसे मेंस का पार्ट है क्योंकि वो मेंस में ज्यादा पूछना चाहेगा आपसे। जो प्री है उसमें आपके पास पूछ सकता है आपसे रडार डीआई भी दे सकता है, आपको पाई चार्ट भी दे सकता है, लाइन चार्ट दे सकता है, बार चार्ट दे सकता है, मिसिंग टेबल भी दे सकता है। पर जैसे कैशलेट हो गया, ये भी छोटे लेवल पे मतलब बेसिक से इजी लेवल पे आपसे वो कैशलेट डीआई पूछ सकता है बच्चों। अर्थमेटिक डीआई बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जब आप अर्थमेटिक के डीआई के क्वेश्चंस करोगे तब आपके बेसिक जो है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे। सबसे बढ़िया है अगर आपको किसी भी टॉपिक के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने करनी है अर्थमेटिक डीआई, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके जितने बेसिक्स हैं वो सब स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, ठीक है। तो कैशलेट डीआई होगी आपके पास, रडार डीआई, ये सारी चीजें जो हमें डिस्कस कर रहा हूं एक एक करके ये सब चीजें जो है आपको क्लास में करवाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये डाटा सफिशिएंसी जो है बच्चों वो सीधा मेंस का पार्ट है, ठीक है जी। डाटा सफिशिएंसी या फिर जैसे क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 है ना, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आपके पास मेंस में ही रहते हैं। कुछ नहीं होता उसमें, आपको एक क्वांटिटी दे देगी। अब जैसे मान लीजिए एजिस के ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया, एक आपको दे दिया परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन, तो उसमें आपसे पूछ लेगा कि भाई क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, जो भी आपसे पूछना चाहे वो आपसे पूछ सकता है। तो दो इंफॉर्मेशन को कनेक्ट नहीं करता, अलग अलग करके जो भी उसके आंसर होंगे आपको जिस कंपैरिजन करना होता है कि भाई किसके साथ क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। सीधी सी बात है, क्वांटिटी वाले क्वेश्चन यही होते हैं। बस इसमें ये होता है कि क्वांटिटी वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं बस, और कुछ नहीं है। जैसे यूजली क्या होता है कि बंदे ने परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर पूछ लिया, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर पूछ लिया, वो क्या करेगा क्वांटिटी के नाम से 3 क्वेश्चन एक ही जगह डाल देगा। तो उसके हिसाब से एक ही क्वेश्चन में उसने 3 क्वेश्चन आपको बना के दे दिया, तो आप 3 क्वेश्चन बैठ के सोल्व करते हैं। तो ये एक्चुअली मेंस लेवल तक का जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद जो है देखिए, जैसे मैंने कहा ना डाटा सफिशिएंसी में आपके पास 2 स्टेटमेंट डाटा सफिशिएंसी हो सकती है, 3 स्टेटमेंट डाटा सफिशिएंसी हो सकती है, तो 2 स्टेटमेंट भी आ सकती है और 3 स्टेटमेंट भी आ सकती है। तो ये है बच्चों हमारे पास कंप्लीट सिलेबस ऑफ
IBPS, RRB, PO एंड क्लरिकल सिलेबस गाइस। तो ये सारा का सारा सिलेबस जो है हम लोग एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है जी। आज हम आए थे पेपर एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करने के, किस तरह का आपका एग्जाम है, किस तरह से आपको इसको तैयारी करनी है। सबसे पहला काम, जो सबसे पहला दायित्व आपका है कि आप लोग अभी से, जिस दिन से आप इसको शुरू कर रहे हैं या देख रहे हैं, आप सबसे पहले टेबल्स याद करना शुरू कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल्स को याद करना। अगर आपको टेबल्स बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सिंपल सी बात है, बैंकिंग का दूसरा नाम है कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रोंग है तो आप बैंकिंग के, अर्थमेटिक के और जो DI के क्वेश्चंस है वो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हमारा यहीं पे क्लोज होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे गाइस।